Hello students, welcome back. So today we are going to discuss problem sums of the again same chapter, a pair of linear equation in two variables. Now already we have discussed to find out the solutions for the pairs of linear equation in two variable by different methods, under which we have discussed four methods: graphical method, substitution method, method of elimination, and fourth one is the cross multiplication method. अब प्रॉब्लम सम्स जब भी आपको दिए होंगे उसमें कोई मेथड मेंशन नहीं की होगी तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। सो इजीएस्ट मेथड वैसे देखी जाए तो एलिमिनेशन है, बट अगर किसी को सब्स्टिट्यूशन इजी लगती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कोई भी मेथड से आप ये सम कर सकते हो। बट जब स्पेसिफिकली अगर मेंशन किया होगा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही करनी है तो आपको उसी मेथड से वो सम करने पड़ते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पर जब भी कोई मेथड मेंशन नहीं की होगी तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब प्रॉब्लम सम्स के लिए आपको आपकी टेक्स्ट बुक हर एक को साथ में रखनी है। यहाँ थोड़े हम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सम्स डिस्कस करेंगे कि जहाँ वर्ड प्रॉब्लम बड़े होते हैं तो यहाँ मैं पूरा सम्स बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम सम्स का पहला ही सम में कर रहा हूँ, पेज नंबर 63। तो आप आपके पास टेक्स्ट बुक खोल के उसमें से सम भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो। प्रॉब्लम सम्स पहले वर्ड प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ो, उसको समझो। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब ये सम को पढ़ के पहले तय करो कि कौन से दो वेरिएबल आपको डिसाइड करने हैं। तो एक x होगा, दूसरा y होगा, तो कौन सी दो ऐसी वेरिएबल क्वांटिटी है वो हमें यहां से देखनी है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है उसी को हम लोग x एंड y, तो वहां पर हमें सम में लिखा ही होगा। तो जो फाइंड आउट करना होता है उसी को x और y हम कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट सम में करने जा रहा हूं। सो सम देखो, पेज नंबर 63 पर पहला सम है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as a hostel charges, whereas student B, who takes food for 26 days, pays 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. अब फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो वही हमारे दो वेरिएबल हो गए। तो वेरिएबल में यहां मैं लिख रहा हूं लेट द फिक्स हॉस्टल चार्ज बी x रुपीस एंड सेकंड हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। सो लेट कंसीडर कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी y रुपीस। ऑलवेज यहाँ पे यूनिट मेंशन करना भूलना नहीं है, तो यूनिट पे ज्यादा फोकस करिएगा। तो हमारा फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज मतलब हॉस्टल का जो भी उनका चार्ज होगा वो फिक्स चार्ज है, और अगर मेस में खाना खाते हो तो जितने दिन खाना खाओगे वो पैसा एक्स्ट्रा वो लेते। सो पर डे उसका चार्जेस है y रुपीस। अब यहाँ पे लिखता हूं फॉर ए। स्टूडेंट ए ने क्या किया है, तो स्टूडेंट ए के लिए दिया हुआ है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे 1000 एज अ हॉस्टल चार्जेस। 20 डे उसने फूड लिया है, पर डे चार्जेस y है, तो y रुपीस एक दिन का। 20 डेज उसने चार्ज ये फूड लिया है तो उसका टोटल चार्ज होगा 20 इंटू y। एक दिन का अगर y रुपीस है तो 20 डेज का 20y होगा। एंड ऑफकोर्स फिक्स चार्ज x वो तो सभी को देना है। इसका मतलब टोटल 1000 के दो पार्ट हो गए, फिक्स चार्ज भी देने हैं और फूड का, दोनों मिला के ये स्टूडेंट ए को 1000 रुपीस भरने पड़े। सो 1000 रुपीस कैसे बने, तो उसका इक्वेशन होगा x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो गया।
X is a fixed charge. Per day charge is Y. Student A has taken food for 20 days and she has to pay 1000 rupees as a hostel charges, means total charges. Now what for B? For student B, he has taken who takes food for 26 days and pays rupees 1180. 26 डेज उसने फूड लिया है तो उसका चार्ज हो जाएगा 26y। तो सेकंड इक्वेशन होगा x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। मतलब हमने क्या किया, ये प्रॉब्लम हमको अल्जेब्रिकली प्रेजेंट कर दिया। अब एक बार आपने अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में उसको डाल दिया तो अभी तो हमें सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इजीएस्ट वे हमारी एलिमिनेशन है। यहाँ x रेडी है, क्या करेंगे, सिंपली वी विल सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। यहाँ मैं डायरेक्ट मेथड कर रहा हूं, सो सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज कर देंगे। सो x विल गेट एलिमिनेटेड, प्लस 20y माइनस 26, so it will be minus 6y is equal to 1000 minus 1180, so आंसर आएगा माइनस 180। दोनों ओर से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सो y इज इक्वल टू 80 by 6, 6 3 18, so that is equal to 30. y is 30. Now what is y? So y it is the cost of food per day. तो हमारा एक वेरिएबल का आंसर मिल गया, so that is equal to, hence y is 30. अब ये वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। So put this value in equation number 1. So x plus 20 into y means 30, that equal to 1000, and hence x plus 2 3s are 600 is equal to 1000, and hence x is equal to 1000 minus 600, that is x is equal to 400। x और y की वैल्यू मिल गई, हेंस यहां पर फाइनल आप आंसर लिख दो। तो x हमारा सपोजिशन था फिक्स चार्जेस, सो हेंस फिक्स हॉस्टल चार्जेस इज इक्वल टू 400 रुपीज। मतलब कोई एक दिन भी खाना नहीं खाएगा तो भी उसको 400 रुपीज तो देना ही है एज अ हॉस्टल चार्ज। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये खास लिखना है हमें, दैट इज 30 रुपीज। y इज इक्वल टू 30 है, सो वो हो गया 30 रुपीज। तो ये आपकी मेथड हो गई। पहले जो भी प्रॉब्लम्स हम आपको दिया है, वर्ड प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ो, समझ में नहीं आता तो 2 बार पढ़ो, पढ़ के उसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक से बनाना है। वेरिएबल जो भी आप कंसीडर कर रहे हो उसको प्रिसाइजली लिखना है। नेक्स्ट हम देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी में क्वेश्चन नंबर सम नंबर 4 ले रहा हूं। Places A and B are 100 kilometer apart on a highway. Places A and B. Suppose this is A, this is B. They are 100 kilometer apart. Means distance between that both of the places A and B, that is 100 kilometer. They are 100 kilometer apart on the highway. One car starts from A. एक कार A से स्टार्ट हो रही है, and at the same time another starts from B. If cars travels in the same direction at different speeds, both the cars travels in the same direction. मान लो कार A ये डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में ये कार B भी जा रही है, in the same direction. So if the cars travels in the same direction at different speeds, they meets in 5 hours. They will meet in 5 hours. 5 घंटे के बाद दोनों ही इकट्ठे मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो सपोज यहां मैं हाईवे पर आगे अगर डॉटेड ये रास्ता कह रहा हूं,
सो ये एक पॉइंट को मैं सी कह रहा हूं। सी इज द मीटिंग पॉइंट। ए ने ट्रेवल किया, सो ए आया सी तक, यहां तक ए ने ट्रेवल किया, और बी ने तो यहां से सी तक, और दोनों यहां सी पॉइंट पर इकट्ठे हो गए। और हमें दिया क्या है, तो यहां दिया है इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। वो 5 घंटे के बाद मिल रहे हैं। दैट मीन्स ये देख के हमें कॉमन सेंस पता चल रहा है। सो ऑफ कोर्स द स्पीड ऑफ कार ए इज ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार बी। ए की स्पीड ज्यादा होगी तो ही पीछे से जाके उसने बी को फॉलो करके वो दोनों इकट्ठे हो गए 5 घंटे के बाद। तो ऑफ कोर्स बी की स्पीड कम होगी। सो इसी के बेस पर हमारी इक्वेशन बनेगा। आगे दिया है इफ दे ट्रेवल टवर्ड्स ईच अदर। देखो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में गए तो 5 घंटे के बाद मिले, बट नाउ द सिचुएशन बिकम चेंज। इफ दे ट्रेवल टवर्ड्स ईच अदर मतलब एक कार यहां पर जा रही है और ये बी वाली जो कार है यहां पर आ रही है दोनों। इफ दे मूव टवर्ड्स ईच अदर देन दे मीट इन 1 आवर। सो दे विल मीट इन 1 आवर। 1 घंटे के बाद मिल जाएंगे। देन व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। दोनों कार की स्पीड क्या होगी, तो दोनों कार की हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो वही हमारे दो वेरिएबल हो गए। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं लेट स्पीड ऑफ कार। अब ए प्लेस से स्टार्ट हो रही है इसलिए मैं उसको कार ए ही कह रहा हूं। तो स्पीड ऑफ कार एट ए बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड का हमें वेलोसिटी का यूनिट पता है किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। अब देखो दोनों के लिए हमें सिर्फ टाइम दिया हुआ है कि दोनों ट्रेवल करते हैं सेम ड्यूरेशन। ये ए भी 5 घंटा जा रहा है, बी भी 5 घंटा जा रहा है, और आफ्टर 5 आवर्स दे विल मीट एट पॉइंट सी। तो AC इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A एंड BC इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B। तो हमें यह पता चलता है कि B ने डिस्टेंस टोटल जो ट्रेवल किया है वो कम है, A ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ज्यादा है। टाइम दोनों का सेम है बट सेम टाइम में स्पीड ज्यादा होने से उसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है। तो यहां हम लोग दोनों के डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम 9th में पढ़े हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू s अपॉन टी। अब अगर यहाँ पे डिस्टेंस s को अगर मैं इक्वेशन बना दो तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सो इट इक्वल टू v इंटू टी। AC इज इक्वल टू VT, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज इक्वल टू स्पीड और तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहां मैं फाइंड आउट करता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A इज इक्वल टू, अब यहां पहली सिचुएशन में बात करते हैं, 5 घंटा उन्होंने ट्रेवल किया है, मींस टाइम दैट इज 5 आवर, एंड वेलोसिटी हमने कंसीडर की है x, तो वो हो जाएगा 5x। यूनिट इसका होगा किलोमीटर क्योंकि ये डिस्टेंस है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B दैट इज इक्वल टू, तो उसने भी 5 घंटे ट्रेवल किया बट उसकी स्पीड थी y, ये y कंसीडर की है, तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 5y। नाउ अब समझो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A इसको हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू AC, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B दैट इज इक्वल टू BC। ये AC BC है। तो हमें दिया है AB का डिस्टेंस 100 किलोमीटर। तो AB डिस्टेंस कैसे मिलेगा, टोटल AC में से अगर BC सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां लिखेंगे नाउ AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। अब AB डिस्टेंस कितना है,
that is 100 किलोमीटर and therefore 100 is equal to AC ये हमारा था 5x minus BC that is 5y. Again whole equation is divisible by 5. तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 to the 10, 20 is equal to x minus y और x minus y is equal to 20. Let it be equation number 1. अब इक्वेशन 2 सेकंड सिचुएशन दी, इफ बोथ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना टाइम जा रहे हैं 1 आवर, मतलब 1 घंटा कार ए चलेगी टवर्ड्स राइट एंड 1 आवर ये कार बी जाएगी टवर्ड्स लेफ्ट. So obviously as the speed of car A is more, it obviously will travel more distance and car B will travel lesser distance, but ultimately both will meet at a point. समझो एक पॉइंट पे कहां पर वो मिल गए, तो यहां पर मिले होंगे, ए ने भले ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, बी ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, बट टूगेदर जो बी का डिस्टेंस और ए का डिस्टेंस दोनों ने ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उतना ही हुआ. That means the sum of the distance traveled by both of the car, it is nothing but the distance between that both of the places. That is distance between A and B. It is 100. तो यहाँ पे 1 आवर में कितना होगा, तो अगेन यहाँ पे हम लिख देते सेम, सिमिलरली लिख देता हूं, हम वापस लिखेंगे नहीं. तो सिमिलरली 1 घंटे में अगर स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर लिखी कार है की, इसका मतलब क्या, 1 घंटे में पर आवर मीन्स विद इन 1 आवर इट कैन ट्रेवल x किलोमीटर, तो उसने ट्रेवल किया x किलोमीटर प्लस y ने ट्रेवल किया होगा y किलोमीटर पर आवर, और दोनों का मिला के हो गया टोटल डिस्टेंस 100 बिकॉज दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू प्लेसेस, टू सिटीज. तो हमारे सेकंड इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, सेकंड इक्वेशन हमारा हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. अब सिंपली दोनों का एलिमिनेशन हो जाएगा y y और आपको मिल जाएगी स्पीड. तो एलिमिनेशन कर दो, ये y y दूसरा इक्वेशन में लिख देता हूं, इसके नीचे x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 हमारा पहले इक्वेशन था, इनका एलिमिनेशन हो जाएगा. सो 2x इज इक्वल टू 120 एंड हेंस x इज इक्वल टू 60. तो x ये किसकी स्पीड थी, स्पीड ऑफ कार ए. तो ए कार ट्रेवल्स विद 60 किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो y इज इक्वल टू 100 माइनस x, इक्वेशन 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सो y इज इक्वल टू 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. तो y की स्पीड होगी 40 किलोमीटर. तो प्रॉब्लम सम, वर्ड सम को ठीक से समझो, उसकी जो सिचुएशन है वो परफेक्ट अगर आप समझ जाओगे तो उसको अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. सम समझ में नहीं आता है 2 बार पढ़ो, अगर सम समझ में आया तो आराम से आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे. नेक्स्ट सम, fifth sum is given. Area of the rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimensions of rectangle. रेक्टेंगल के डायमेंशन फाइंड आउट करने, तो हमें पता है रेक्टेंगल के डायमेंशन मतलब क्या, लेंथ एंड ब्रेथ. अब यहां पे दिया है लेंथ और ब्रेथ में अगर हम लोग कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करते तो अकॉर्डिंगली इफेक्ट उसके एरिया पे होता है. मान लो हमने लेंथ इंक्रीज कर दी, ऑब्वियसली एरिया विल आल्सो बी इंक्रीज, बट उसके सामने अगर ब्रेथ को डिक्रीज कर दी उससे ज्यादा, तो एरिया रिड्यूस भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है. मतलब क्या चेंजेस, जैसे हम डायमेंशन चेंज कर दें अकॉर्डिंगली एरिया में चेंजेस हो रहे हैं. तो हमें फाइंड आउट करने डायमेंशन, तो वही उसी के लिए हम वेरिएबल कंसीडर कर देंगे. लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, यहां पे हो जाएगा मीटर. यूनिट जो दिया होगा तो यहां पे उन्होंने
यूनिट दिया नहीं तो हम सिंपली यूनिट वर्ड लिखेंगे, x यूनिट। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, that is equal to length into breadth, which equals to x into y square unit. So xy, that is the area. This is original area. Suppose if the length is x and breadth is y, then the original area will be x into y. Now they are going to change the dimensions. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। अब ये एरिया एक्स वाई था, वो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है, मतलब कम होगा। सो एक्स वाई से 9 कम, मतलब एक्स वाई माइनस 9 होगा। कब होगा? तो उसके लिए उन्होंने कहा है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। अब ओरिजिनल लेंथ हमारी क्या थी? सो ओरिजिनल लेंथ हमारी एक्स हमने कंसिडर की थी। इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ को रिड्यूस किया, रिड्यूस मतलब माइनस कर दिया, सो दिस विल बिकम द न्यू लेंथ x minus 5 and breadth is increased by 3 units. breadth is increased by 3 unit, तो breadth हमारी थी y कंसिडर की थी, it increased by 3 unit मतलब y plus 3 कर दिया, तो डायमेंशन चेंज कर दिया। So this will become new length and this is your new breadth. So obviously product of length and breadth, that is, let me call it as new area. न्यू एरिया, ये हमारा नया एरिया मिला। अब नया एरिया कितना है? तो उन्होंने कहा इट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। मतलब ये एरिया जो हमारा होगा, तो इक्वेशन हमारा होगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। ये जो एरिया है, ये हमारा ओरिजिनल एरिया एक्स वाई से 9 स्क्वायर यूनिट कम है। इट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। अब यहां सिंप्लीफाई करेंगे, सो x इज मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3, सिमिलरली माइनस 5 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3, दैट इक्वल्स टू xy माइनस 9 and therefore here it is xy plus 3x minus 5y minus 5 3 is 15 is equal to xy minus 9. From both of the side xy will get cancelled and therefore 3x minus 5y is equal to minus 9, minus 15 will be transposed, it will become plus 15 and hence 3x minus 5y is equal to 6. This will become equation number 1. याद रखो दोनों और हमने x इंटू वाई मतलब एरिया फाइंड आउट किया, यहां एरिया की इक्वालिटी करके इक्वेशन हमें फॉर्म करना है। नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड में उन्होंने क्या कहा, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो यहां मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट मींस लेंथ x थी, इंक्रीज की 3 से, सो इट विल बिकम x प्लस 3 एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट मतलब वो भी इंक्रीज किया है, सो ब्रेथ y इट इज इंक्रीज बाय 2 मींस इट इज अगेन प्लस 2। तो क्या होगा, देन द एरिया विल increase by 67 square units. Area will increase, so this area it will increase as compared to the original one xy, xy से 67 increase होगा, so plus 16, ओरिजिनल एरिया में 67 प्लस करोगे स्क्वायर यूनिट्स, तो ये टोटल एरिया ये हो जाएगा आपका नए रेक्टेंगल का। सिमिलर जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई किया वैसे इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करके दोनों ओर से आपके एक्स वाई कट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ प्रोडक्ट लेता हूँ, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड अगेन एक्स वाई विल गेट कैंसल, सो योर इक्वेशन विल बिकम 2x प्लस 3y, दिस 6 विल बी ट्रांसपोज, तो वो हो जाएगा माइनस 6, so it will become 61। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगेन दोनों का एलिमिनेशन कर दो, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी और वही हमें फाइंड आउट करने को कहा है, फाइंड द डायमेंशंस।
अब देखो ये जो हमारा सम था बिल्कुल इसी लॉजिक पर हमें एक सम दिया है, बट वो ऑप्शनल एक्सरसाइज में। तो देख लो ऑप्शनल एक्सरसाइज का ये भी सम अच्छा है और पूछा जा सकता है। ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 पेज नंबर 68 पर फोर्थ सम है। Students of a class are made to stand in a row. If three students are extra in a row, there would be one row less. If three students are less in a row, there would be two rows more. Find the number of students in a class. अब देखो जैसे स्टूडेंट्स को असेंबली में अरेंज करते, सो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रो वाइज स्टूडेंट्स को अरेंज किया, तो फर्स्ट रो में अब रो वाइज स्टूडेंट सेम होते। मान लो हमने पहले रो में हमने 10 स्टूडेंट्स खड़े कर दी, ऐसी अगर 8 रोज होगी, सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, सो 10 स्टूडेंट्स इन ईच रो, एंड ऐसी 8 रोज है, सो 10 8 80 स्टूडेंट्स हो गए टोटल। मतलब हमने कैसे टोटल स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट किए, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। हर एक रो में कितने हैं उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अब मान लो वो अरेंजमेंट हमने चेंज कर दी, 8 रो थे और हमने वो रो हटा दी, 8 रो की जगह अगर 6 रो 7 रो कर दी, तो एक रो हटा दी, तो वो 10 स्टूडेंट थे उनको ये बाकी के रो में अरेंज कर दो। तो क्या होगा, इफ आई रिड्यूस द रोज, नेचुरली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो विल गेट इंक्रीजेस। और या तो मान लो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 10 थे उसकी जगह 10 की जगह 8 8 ही दो स्टूडेंट हर एक रो में से निकाल दिए, तो क्या होगा, मुझे पीछे नई रो फॉर्म करनी पड़ेगी। मींस इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ द रो विल गेट रिड्यूस, अल्टीमेटली नंबर ऑफ रोज विल इंक्रीज। बट हमें ये टोटल इसका थीम क्या याद रखना है, जैसे यहां पर एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, वैसे यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलवेज विल रिमेन सेम, ओनली अरेंजमेंट गेट्स चेंज। कहीं पे रोज कम हो रही है या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली रोज चेंज होगी, प्लस या माइनस हो रही है, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज। सम को पढ़ो अगेन, स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, there would be one row less, and if 3 students are less in a row, there would be 2 rows more। रो कम या ज्यादा हो रही है, तो यहां मैं सपोजिशन कर रहा हूं, लेट टोटल नंबर ऑफ रोज बी x and number of students in each row be y। ये सपोजिशन याद रखो, नंबर ऑफ रोज बी एक्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बी वाई, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर देयर, सो देयर फॉर टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये क्या किया हमने, रो मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ द रो, मतलब इसके तरह हुआ एक्स इंटू वाई। अब क्या हो रहा है देखो, अगेन वो चेंजिंग क्या कर रहे हैं रोज और स्टूडेंट्स में, तो पहला स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, हर एक रो में हमारे स्टूडेंट्स कितने थे, y थे। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा मींस y प्लस 3 हो गए हर एक रो में, तो क्या हो गया, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी वन रो लेस। रो जो थी वो एक कम हो गई, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रोज आर देयर, सो x, वो एक कम हो गई, मतलब x माइनस 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट हैपन हियर, simply arrangement has been changed, but total number of students remain same. This is the main key point of the sum. So total number of students are always remain same, so that equals to xy.
हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, y+3 मतलब हमने स्टूडेंट्स को बढ़ा दिए हर एक रो में और रो को कम कर दिया, बट स्टूडेंट्स रिमेन सेम, xy का xy, अगेन सिंप्लीफाई कर दो, फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड xy विल गेट कैंसल इसकी तरह और आपको इक्वेशन मिल जाएगा। क्या सेकंड सिचुएशन दी है, if three students are less in a row, if three students are less, number of students y थे, if three students are less means students become y-3, then what will happen, there would be two rows more, so number of rows are x, so if I add two more rows, so rows become x+2, but ultimately in this situation also number of students will remain same as xy. So this is the second situation. Again, for both of the situation, simplify, get the equation and solve it. You will get the answer x and y, value of x and y. So directly you will get the value, number of students in each row as well as number of rows. Now, one of the most important example that oftenly they are asking in examination. So everybody just take out example number 19 on page number 65. This is one of the most important example, example number 19. इसका भी अगेन जो लॉजिक है वो समझ लो तो बहुत ही इजी है। A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. Boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. Speed of the boat in still water and the speed of the stream. So यहाँ supposition हम लिख देते हैं, let the speed of boat in still water be x, स्पीड है, यूनिट लिख रहा हूं किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पे दो वर्ड आपको नया है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या, इट इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। मान लो पानी बह रहा है नीचे की ओर, तो हमें अपस्ट्रीम मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। सो ऑब्वियसली अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो पानी का बहाव अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो नेचुरली हमारी स्पीड कम करेगा। सिंपल लॉजिक है, हम लोग अगर साइकिल पे जा रहे हैं और साइकिल को पेडल मार रहे हैं मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट मान लो सामने से तेज हवा चली, वो हवा की स्पीड थी मान लो 5 किलोमीटर पर आवर, तो हमारी रिजल्टिंग स्पीड कितनी मिलेगी, भले हम 20 किलोमीटर से पेडल मार रहे हैं, साइकिल 20 किलोमीटर से चल रही है, बट सामने से हवा का जो बहाव आ रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर का है, तो नेचुरली वो हमारी स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करेगा, थोड़े कम करेगा, तो हमें रिजल्टिंग स्पीड मिलेगी 15 किलोमीटर पर आवर की। सेम वे यहां पर, मतलब अपस्ट्रीम में जब भी जाएंगे तो हमारी स्पीड वो कम करेगा स्ट्रीम की वजह से, और अगर डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, डाउन स्ट्रीम मतलब डायरेक्शन ऑफ द फ्लो में अगर हम जाते हैं तो क्या होगा, बोट अपनी स्पीड से जा रही है और स्ट्रीम उसके साथ वो बहा के उसके साथ भी ले जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि अगर हम पेडल मार रहे हैं और पीछे से अगर हवा तेज चल रही है तो वो भी हमें धक्का मारेगी, तो हमारी पेडल की स्पीड 20 और पीछे से हवा ने तेज धक्का मारा 5 किलोमीटर से, तो हमारी रिजल्टिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इट विल बिकम 25 किलोमीटर पर आवर, भले हम पेडल 20 किलोमीटर से मार रहे हैं। तो याद रखो अपस्ट्रीम में ऑलवेज स्पीड गेट रिड्यूस एंड डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑलवेज गेट इंक्रीज। तो हम पहले फाइंड आउट कर देंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी।
सो ये वाला जो सम होगा इसमें ये पहले का जो लिखना है वो राइटिंग पैटर्न ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सम 3 मार्क्स में पूछा जाता है। हर एक प्रॉब्लम सम 3 मार्क्स में हो गए, तो उसकी जो पहले का सपोजिशन और राइटिंग है वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू, स्पीड कम होगी, उसकी बोट की स्पीड ऑलवेज ज्यादा होगी स्ट्रीम से, वो मशीन से चल रही है। सो एक्स माइनस वाई होगा बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर पानी का बहाव नहीं है, सिर्फ बोट चल रही है मोटर से, तो उसकी स्पीड एक्स होगी। बट जो बहाव है उसका स्ट्रेन है, उसको स्पीड कम कर रहा है तो वो माइनस कर दी। अगेन यूनिट रिमेन सेम, किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, सो इट विल बिकम एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की स्पीड मिल गई। अब अगेन सेम हम यहां पे यूज कर रहे फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे हमें दिया है टोटल टाइम ड्यूरेशन, क्या कहा है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए 10 घंटा लग रहे, 10 आवर्स। तो नेचुरली हमें पता चलता है कि अपस्ट्रीम में जाने के लिए टाइम ज्यादा लगा होगा और डाउनस्ट्रीम में कम लगा होगा, बट कितना ज्यादा कितना कम वो पता नहीं, बट टोटल ड्यूरेशन 10 दिया है, मतलब कई किसी को 3 and 7 भी लगा होगा या 4 and 6, वो हमें पता नहीं, तो वही फाइंड आउट करना है। तो यहां हम टोटल टाइम ड्यूरेशन दिया है, तो हम फाइंड आउट कर देंगे इंडिविजुअली टाइम अपस्ट्रीम में उसको कितना लगा और डाउनस्ट्रीम में उसको कितना लगा, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो यहां हम लेंगे टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए यहां टाइम के इक्वेशन बना देंगे। सो टाइम का इक्वेशन टी को बना दो, तो v ट्रांसपोज होगा, सो इट विल बिकम s अपॉन v। मतलब क्या, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इक्वल टू टाइम। तो यहां हम लिखे देयर फॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर डिस्टेंस पता चल गया और डायरेक्शन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड भी आपको पता है ये x माइनस वाई। तो फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन, सो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड दी है x माइनस वाई, ये टाइम है, तो यहां यूनिट होगा r। सिमिलरली एंड अगेन सेम, टाइम टेकन टू ट्रेवल 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम दैट इज इक्वल टू 44 अपॉन डाउनस्ट्रीम की स्पीड है x प्लस वाई इज r। ये अपस्ट्रीम में उसने टाइम लिया, ये डाउनस्ट्रीम में टाइम लिया, बट टोटल टाइम टेकन इज 10 आवर्स। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 10 आवर्स। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा, हेंस इक्वेशन विल बिकम 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये पता चला। सिमिलरली सेकंड सिचुएशन, अब ये पूरा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख देंगे। सिमिलरली सेकंड सिचुएशन दिया है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, so it is 55 upon x plus y and together it takes 13 hours, so is equal to 13। अब ये दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने, तो ऐसे हमने मिसलेनियस रिड्यूसिबल सम हमने लास्ट पीरियड में किए थे, वैसे वही मेथड यहां करेंगे। क्या करना होगा, लेट इसको रिड्यूस करना, मतलब क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बी ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बी पी। तो ए और बी के फॉर्म में इसको रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी।
बट याद रहे यहाँ x और y दो वेरिएबल है, इसका मतलब हमें दो बार एलिमिनेशन करना पड़ता है। पहला एलिमिनेशन a और b के फॉर्म में होगा, a और b की वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको इक्वेशन मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग। दोनों का अगेन एलिमिनेशन करोगे, x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंस हमें इसका जो शुरू का रेटिंग है वही याद रखो, आगे की मेथड तो हमें आते ही है, ऐसे सम्स किए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, डिफिकल्टी है तो लास्ट वाला वीडियो आप देख लो, उसमें मैंने ये पूरी मेथड समझाई है। ऐसा ही और एक सम समझ लो। ये सम पेपर में पूछा गया हुआ है, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। पेज नंबर 67 पर। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone to finish the work. तो यही हमारे सपोजिशन वेरिएबल हो गए। लेट टाइम टेकन बाय a woman to finish the work be x days and same time taken by a man alone be y days। मान लो एक इंसान x डेज में एक काम खत्म कर रहा है, सॉरी, वन लेडी कैन फिनिश, वन वुमेन कैन फिनिश इन x डेज एंड वन मैन कैन फिनिश इन y डेज। अगर मैंने कहा कोई एक इंसान अगर 5 दिन में काम कर रहा है, खत्म कर रहा है, तो एक दिन में उसका कितना काम होगा? 1/5 ऑब्वियसली, मीन्स 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज, वो उसका एक दिन का काम होगा। सो देयरफॉर in one day a woman can do the work is equal to 1 upon x, and similarly in one day a man can do the work that is 1 upon y। लेडी एक दिन में 1 अपॉन x काम कर रही है और मैन कैन डू 1 अपॉन y एक दिन में, याद रखो। अब ऐसे कितने लोग काम पे लगे? सो 2 women and 5 men can together finish the work, embroidery work in 4 days। अब देखो 2 women can do the work, अब एक वुमन ने काम किया था 1 अपॉन x। अगर एक वुमन एक दिन में 1 अपॉन x काम कर रही है तो दो वुमन मिलके वीमेन होकर कितना काम होगा? 2 अपॉन x। सो दो लेडी मिलके उन्होंने काम कर दिया 2 अपॉन x, याद रखो, परफेक्ट। अब एंड 5 मैन, एक इंसान ने काम किया 1 अपॉन वाई एक दिन में, तो 5 लोग मिलके काम कितना होगा? 5 अपॉन वाई, सो दैट इक्वल टू प्लस 5 अपॉन वाई। दिस इज द टोटल वर्क डन बाय 5 मैन टुगेदर इन वन डे। एक दिन की बात करें, एक दिन में 1 अपॉन एक्स एक इंसान ने किया, ऐसे 5 लोग इकट्ठे हो गए तो 5 बाय वाई हुआ। तो ये 5 लोगों ने काम किया, ये दो लेडी ने काम किया टुगेदर, वो लोगों ने ये दो जो मिलके काम हुआ, दैट इज द वर्क डन टुगेदर इन वन डे, एक दिन, याद रखो। और ऐसा काम करके उन्होंने वो काम फिनिश किया 4 डेज में। इसका मतलब क्या होगा? इक्वेशन कैसे बनेगा देखो, दिस इज द टोटल वर्क डन इन वन डे एंड
ऐसे ही वो 4 दिन काम करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4, सेम वर्क हैज बीन डन फॉर 4 days, देन द टोटल 1 वर्क विल गेट फिनिश। काम पूरा होगा अगर 4 दिन ऐसे ही काम करते रहे तो। इसका मतलब हमारा इक्वेशन होगा 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। यह हुआ हमारा इक्वेशन पहला। सेकंड सिचुएशन क्या थी देखो, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। 3 women, अब एक लेडी काम कर रही है 1/x, so 3 women can do 3/x। 3 women can do the work in 1 day, that is 3/x, and 6 men, 1 man can do 1/y per day, so 6 men can do 6/y। So this is the total work done by 3 women and 6 men। और ऐसे अगर वो काम 3 दिन करेंगे तो एक काम फिनिश होगा, so that equals to 1, and hence equation will become 3/x plus 6/y is equal to 1/3, let it be equation number 2। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखो ये कैसे किया जाता है। वर्क पर टाइम यूनिट टाइम, उसका हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, और ये इक्वेशन हो गए। अब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो अगेन वही रिड्यूस करने पड़ेंगे इक्वेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ हमारा सपोजिशन होगा लेट 1/x बी ए एंड 1/y बी बी। ए और बी में इसको रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करके ए बी का उनका एलिमिनेशन करोगे, आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/x 1/y, जो भी ए बी की वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल लोगे, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही हमारी मेथड है कि इसी मेथड से आप लोग ये प्रॉब्लम समय से कर पाओगे। जो जो इम्पोर्टेंट ये चैप्टर्स के जो आ रहे हैं प्रॉब्लम सम्स, वो हमने डिस्कस कर लिए। और कोई अगर आपको डिफिकल्टीज हैं तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप इसके जो डिफिकल्टी है वो डाल दो, तो वो भी हम डिस्कस कर लें। अदरवाइज यहाँ पर ये हमारा फिनिश हो रहा है चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो हैव अ गुड डे, थैंक यू।